स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे दिल्ली की सत्ता की कहानी की। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। 32 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। जो बीजेपी पिछले चुनाव में 8 सीट पर सिमट गई थी, उसने इस चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती। देश की सियासत में 32 साल के सूखे के बाद इस तरह के बम्पर मेजॉरिटी लाना बेशक एक करिश्मा है। 32 साल में पार्टियां खत्म हो जाती हैं, जनरेशन बदल जाती हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, नेता लड़ते लड़ते थक जाते हैं। लेकिन दिल्ली में पिछले 32 साल में बीजेपी लड़ती रही और फिर दिल्ली जीत की कमान मोदी ने अपने हाथों में ले ली। इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। साल 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला और 1993 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीती थी। ये 32 साल पहले की बात है और अब 32 साल बाद एक बार फिर बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में वही जीत हासिल की। 45.56% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने दिल्ली में 48 सीटों पर कब्जा जमा लिया। आम आदमी पार्टी हाफ हो गई और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। 1993 में जब बीजेपी ने दिल्ली फतह की थी तो मदन लाल खुराना सीएम बने थे। बीजेपी ने इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले। मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया और आखिर में सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे माइक्रो मैनेजमेंट के बलबूते पर दिल्ली की इस जंग को फतह किया, अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में शिकस्त दी, कैसे बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी के उम्मीदवारों ने पटकनी दी, ये जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जरूर बातचीत हो रही है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो एक के बाद एक मुश्किल किलों को भी फतह कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कहानी है जिसका बुरा प्रदर्शन लगातार दिल्ली के चुनावों में देखने को मिल रहा है। वोट शेयर लगातार घट रहा है। अब आप समझिए दिल्ली की या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन चुनावों में 68 ऐसे उम्मीदवार हैं 70 में से जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का मुंह नहीं देखा था। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस के उदय के साथ शीला दीक्षित का दौर शुरू हुआ था। 1993 के बाद एक इलेक्शन जीता बीजेपी ने जरूर, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की। 1998, 2003 और 2008 का चुनाव बैक टू बैक कांग्रेस ने जीता। 1998 में कांग्रेस को 70 में से 52 सीटें मिली थी। 2003 में कांग्रेस ने 47 सीटें जीती और 2008 में 43 सीटों पर कांग्रेस के हाथ ने कब्जा किया। इस 15 साल में शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही और दिल्ली की तस्वीर भी बदल दी। लेकिन एक बार हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि एंट्री हुई अरविंद केजरीवाल की। 2008 के बाद दिल्ली की सियासत में केजरीवाल की एंट्री हुई। अन्ना हजारे के आंदोलन को लॉन्चिंग पैड बनाया और शीला सरकार पर भ्रष्टाचार के ताबड़तोड़ आरोप लगाए। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताकर राजनीति में उतरे थे, पब्लिक को सपने दिखाए, राजनीति का नया विकल्प दिया। आम आदमी पार्टी बनाकर केजरीवाल ने पहला चुनाव 2013 में लड़ा। आपको 69 में से 28 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी। बीजेपी को सत्ता में काबिज होने से रोकने के लिए 8 सीट वाली कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन दिया। यहीं से दिल्ली की सियासत में कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2015 के चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमट गई और बीजेपी 3 पर पहुंच गई और आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर अपने दम पर दिल्ली में सरकार बनाई। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया। कांग्रेस 0 पर रही, वहीं बीजेपी भी 8 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 0 ही आया। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और 2025 के चुनाव में वो हुआ जिसकी केजरीवाल और कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। मोदी के इंपैक्ट ने बीजेपी को 8 सीट से 48 सीटों पर पहुंचा दिया। ये कैसे हुआ, इस पर आइए करते चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, पूरे देश जीतने वाली मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में दिल्ली नहीं जीत पाने की टीस तो हमेशा रही। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल से क्यों हार रही थी? 32 साल से दिल्ली में क्यों जीत नहीं मिल रही थी? ये दर्द दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आंखों में हमेशा नजर आता था। लेकिन इस बार मोदी ने इस टीस को खत्म कर दिया और केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका। इसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे
तो उन्होंने भी किया। अरविंद केजरीवाल के इमेज को कैसे डेंट किया, कैसे सभी जाति वर्ग को बीजेपी ने साधा, इसी पर आइए करते चर्चा। हर्षवर्धन जी, जब दिल्ली की बात होती है तो बीजेपी इतना अच्छा मैंडेट लेकर आएगी, ये भरोसा अरविंद केजरीवाल को तो खैर कम से कम नहीं था। वो तो बार बार कहते थे मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। लेकिन चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित बाहुल्य सीट हो, चाहे जाट बाहुल्य सीट हो, सब पर बीजेपी ने एक मैजिक किया और इन तमाम जगहों पर बीजेपी को फायदा हुआ। कैसे 32 साल बाद बीजेपी ने करके दिखाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्यों इतने समय तक नहीं रह पाई और 1993 का चुनाव जीतने के बाद कैसे वो गायब होती है और शीला दीक्षित ऐसा कब्जा दिल्ली पर करती हैं कि लगता है कि भाजपा कभी यहां आ ही नहीं पाएगी, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी उसको आज भाजपा को जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि 49 और 48 का ज्यादा फर्क नहीं है, जिस तरह का मैंडेट था उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। 93 के चुनाव में भी तीसरा कोण आया था जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का, आज कांग्रेस तीसरा कोण है, वो भी ज्यादा फर्क नहीं है। और जो दिल्ली के नेताओं की आपस की कलह, आपस में हम बड़े कि तुम बड़े, ये सबसे बड़ा सबक है। इसको आज भाजपा के लोगों को जब मीटिंग करने जाएंगे, जब मुख्यमंत्री चुनने जाएंगे, तो सबसे पहले इसको जरा ठीक से ध्यान रख लेना चाहिए। क्योंकि मैंडेट तो मिला है, लेकिन 93 के मैंडेट और 2025 के मैंडेट में कई साम्य हैं। अब हुआ क्या कि शीला दीक्षित के बाद जब देश में नरेंद्र मोदी का एक, जिसको कहें कि नया नेता, नया युग, नया उभार चल रहा था, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल यहां आ गए और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी उसने पूरा जो अभी तक का दिल्ली का इक्वेशन था, पंजाबी, वैश्य, बाहर से कुछ लोग, एक तरह से बाहर से ही आए लोगों का शहर, दिल्ली किसी का शहर तो था नहीं, कुछ जगहों को छोड़ दें, वो जो पुरानी दिल्ली जिसको हम कहते हैं, तो कोई शहर तो था नहीं, बसता हुआ शहर। उस वक्त तो जमुना पार ही हुआ करता था। वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई। अरविंद केजरीवाल आए, जो नए लोग थे उनको आंदोलन की पार्टी दिखी और भाजपा के लिए वो 15 साल के साथ उसमें और 12 साल जुड़ गए, 11-12 साल, तो वो इतना लंबा संघर्ष हो गया। अब भाजपा जो आई है इसको समझना बहुत जरूरी है। यह भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनाइटेड फेस दिखाया। 1.5-2 साल पहले अमित शाह ने जो रणनीति बनाई थी वो कारगर हुई। परवेश वर्मा को सांसद का टिकट न देकर नई दिल्ली में जूझने के लिए लगा देना और परवेश वर्मा का उसी ताकत के साथ जूझ जाना, यह सब काम कर गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, बड़ा बेईमान नेता मिला दिल्ली को, बहुत बेईमानी की। इतनी बेईमानी कोई नेता नहीं करता है आमतौर पे कि अच्छा 10 साल बाद भी वो कहे कि अरे हम तो यमुना साफ ही नहीं कर पाए, और उसके पहले कहते थे कि हम तो अगर ना कर पाए तो भाई वोट मांगने नहीं आएंगे। ऐसा नेता जो कह रहा कूड़ा नहीं साफ कर पाए, कहता था कि देखो हम आ रहे हैं, हम कर देंगे। तो वो जो बेईमानी थी, पॉलिटिकल करप्शन जिसको हम कहते हैं, यानी नीयत की बेईमानी, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी को याद रखना पड़ेगा कि अब सब कुछ मोदी की गारंटी पे आया हुआ है। और सबके बाद आप बिना किसी हिचक के कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता जो ये चेंज आपको दिख रहा है वो मोदी की गारंटी पर गई है। अरविंद केजरीवाल का जो अविश्वास था वो बड़ी वजह था, लेकिन जो लीड मिली है, क्योंकि अभी भी अरविंद की पार्टी के साथ 43% मतदाता खड़ा है। तो फ्रीबीज, मुस्लिम और बहुत हद तक जो पूर्वांचली मतदाता है, विशेष करके बिहार का जो मतदाता है, वो अभी भी अरविंद के साथ इंटैक्ट है। यह भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इन चुनावों में विजय जी बहुत सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किए। एक तरफ जिस पिच पर अरविंद केजरीवाल खेलकर बैटिंग किया करते थे, छक्के चौके लगाया करते थे, उसी पिच को भारतीय जनता पार्टी ने चुना। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान और हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ये मोदी की गारंटी है, इसका इंपैक्ट तो दिल्ली की जनता पर पड़ा ही। लेकिन जो कोर वोटर आम आदमी पार्टी का समझा जाता था, वाल्मीकि समाज, वहां पर सेंधमारी की, धोबी समाज वहां पर सेंधमारी की, पूर्वांचली वोटर्स वहां पर सेंधमारी की, और जो मिडिल क्लास तबका है उसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो पाई। देखिए, हर्ष जी ने बड़े करीने से और बड़े सलीके से पूरी के पूरे दिल्ली चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को समझाया आपको। अब चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2% का वोट डिफरेंस है। तो ये तो और ज़्यादा बड़ी जीत मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। एक ताकतवर लड़ाई के बाद वो जीते। ऐसा नहीं है कि केवल अरविंद केजरीवाल को खिलाफ मैंडेट था, उन्होंने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे बढ़ी है। तो इस जीत को मैं और ज़्यादा मजबूत जीत के तौर पर देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कमज़ोर हो जाए, बिल्कुल एक मैंडेट हो जाए कि नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राइट ऑफ कर दिया है दिल्ली की जनता ने।
42-43% वोट दिए हैं और 22 सीटें भी उनको मिली हैं। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी पार्टी के पिच पर ही आपको लड़ना पड़ा। लड़ाई का रूल ये होता ही है कि जब तक आप उस पिच को नहीं समझेंगे, अपने प्रतिद्वंदी, अपने दुश्मन जो भी है, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। जो अक्सर मैं आरएसएस के लेकर कहता हूं कि आरएसएस के जितने विरोधी हैं वो अभी तक आरएसएस से जीतने में मोटे तौर पर कामयाब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो आरएसएस के पिच को ही नहीं समझते। वो आरएसएस को 1950, 1960, 1970 या जो 1925 से समझते होंगे कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है, अपर कास्ट का संगठन है, वो समझते हैं, इसलिए वो उसी पर लड़ रहे हैं। वो तो संगठन ही पता नहीं कहाँ चला गया है। उसके पास देश के हर हिस्से, हर इलाके, हर भाषा, हर जाति, सब तरह के लोग उसमें आ गए और आप अभी लड़ रहे हैं। इसलिए ये वैसा ही है कि आप जेट युग में आ जाएं और तीर कमान लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपने महाभारत में देखा था कि वही उसी से तीर कमान से लड़ाई जीतते हैं। जिस जगह पर आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था कि कम से कम केजरीवाल का जो पिच है उस पर आया जाए और उसमें नरेंद्र मोदी के नाम ने वो चुनाव को पलटा कि जो पिच है उस पर जो गारंटी है, क्रेडेंशियल्स हैं। दो चीज़ों पर चुनाव हुआ, ये क्रेडेंशियल्स पर, क्रेडिबिलिटी पर और गारंटी पर। अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने क्रेडिबिलिटी को खोया है पिछले 10 साल में, जिसका जिक्र अभी हुआ। जाहिर तौर पर वैसे भी नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा है। गारंटी जब उन्होंने दी, पूरे चुनाव में आप देखिए नरेंद्र मोदी ने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में नहीं कहा था, लेकिन दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कहा कि दिल्ली मैं देखूंगा। समझे? तो मतलब मेरी गारंटी, क्योंकि वहां पर पार्टी का तो कोई फेस नहीं था। हाँ। और ये बात पर भी हमने पहले चर्चा की थी कि यदि पार्टी अपना फेस बनाती तो मजबूत नहीं रहती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में दिल्ली प्रदेश में कोई वैसा चेहरा नहीं था। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हुआ तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स और उनकी गारंटी, जब उन्होंने कहा कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए मिलेंगे, तो ये भारी पड़ गई गारंटी। उन्होंने कहा यमुना को मैं साफ करूंगा, यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे। और ये दिल्ली का डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें उनके पिछले 10 साल की उनका जो कामकाज है उससे उसको जोड़ती है। तो लोगों ने उसको ज़्यादा मजबूती से रखा, उस पर काम किया। और दूसरा, पार्टी के जो लीडर्स थे उनमें लड़ाई को रोकने की कोशिश की कि हम बड़ा तुम बड़ा का झंझट ही खत्म कर दिया उन्होंने। कोई बड़ा ही नहीं था वहां पर, कोई पार्टी की लीडरशिप उस तरह से नहीं थी, वो भी एक बड़ा कारण बना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो 43% वोट मिला है, इसका मतलब जो जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहते वैसे कि जो झुग्गी झोपड़ी का वोट है, दलित का वोट है, पिछड़े का वोट है, उसका मोटा हिस्सा आज भी अरविंद केजरीवाल पर और उनके फ्री बीज पर भरोसा करता है। तो इसका मतलब एक तो देश की राजनीति में ये हो गया कि ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स जाने वाली नहीं है। इस पर तो है। अब उसमें आपको हमेशा एड ऑन करना पड़ेगा फ्री बीज की पॉलिटिक्स, प्लस आप क्या कर रहे हैं वो सारा काम है। और थोड़ा सा मदद कांग्रेस ने कर दी, लेकिन मैं कांग्रेस की मदद को बहुत महत्वपूर्ण उस तरह से नहीं मानता, भले वो 12 सीटों पर दिखाई दे। एक लाइन में बस थोड़ा सा, चूंकि विजय जी से मेरा यहाँ मतैक्य नहीं है, मतभेद है, बाकी बातें एकदम दुरुस्त है। मैं ये मानता हूं कि ये मजबूरी में फ्री बीज पॉलिटिक्स की तरफ भाजपा गई, लेकिन भाजपा अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर टिकेगी तो उसका बड़ा नुकसान होगा। उसे सुशासन वाली राजनीति, अगर यमुना रिवर फ्रंट अगले 2-3 सालों में बनता दिखेगा तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स अगर कम भी होगी तो उसको जनता मानेगी कि बड़ा काम हुआ। अगर दिल्ली को ट्रैफिक जाम से, जहरीली हवा से निजात मिलेगी तो जनता मानेगी कि ये छोटे मोटे काम अगर नहीं करें, 100-200, 1000-2000 रुपए हमारे खाते में नहीं डाले तो चलेगा। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जैसे नेता से जो उन्होंने करके दिखाया है, जिसके लिए ब्रांड मोदी जाना जाता है, वो गवर्नेंस लाएंगे, डेवलपमेंट को उस जगह पर पहुंचाएंगे कि ऐसी फ्रीबीज पॉलिटिक्स की जगह कम हो। और मैं निजी तौर पर तो इसका घनघोर विरोधी हूं। यह भी मानता हूं कि यह देश विरोधी राजनीति होती है जब आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि आप इस तरह की राजनीति करके देश को अकर्मण्य बनाते हैं और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। देखिए, 3 अलग अलग पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने सरकार बना ली, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। नुकसान हुआ लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बहुत अंतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नहीं। और तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसने 15 सालों तक शासन तो किया लेकिन लगातार जीरो पर आ रही है, वोट शेयर लगातार घट रहा है, कैंडिडेट्स पूरी तरीके से हार रहे हैं। और इन तीनों ही पार्टी के लीडर्स की अप्रोच क्या है इस चुनाव के बाद, वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है,
उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा था और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. तीनों पार्टियों का यहां पर समीर जी हमने अप्रोच देख लिया। एक बार मोदी फिर अपनी मोदी की गारंटी पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बिना किसी नैरेटिव के अपनी इस हार को स्वीकार कर रहे हैं, जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरी पार्टी है कांग्रेस। पहले तो प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि फॉलो नहीं कर रही हूं मैं नतीजों को, अब वो कह रही हैं कि बदलाव चाहती थी दिल्ली की जनता, लेकिन वो वजह नहीं बन पाई बदलाव की, बीजेपी को वोट चला गया सारा। देखिए, प्रियंका गांधी का ये जो बयान आया है, मुझे लगता है अगर आप राहुल गांधी का अगर बयान देखोगे 2014 के हार के बाद, 2019 के हार के बाद और 2024 के हार के बाद, तो वैसे ही रहे कि जनता कांग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रही है, प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा रहा है। अगर प्रियंका गांधी बात कहती है कि जनता बदलाव चाहती थी, तो भाई कांग्रेस तो आज कहाँ है? 2015 में देखो तो आप खाता नहीं खोल पाते, 2020 में आपका खाता नहीं खुलता और 2025 के चुनाव में आप दिल्ली में खाता नहीं खोल पाते हो। संगठन कांग्रेस का कहाँ है? राहुल गांधी को जब दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान करना था, लगातार यहाँ बैठकें करनी थी, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह बनना था। राहुल गांधी कर्नाटक के बेलगामी चले जाते हैं, वहाँ पर जय बापू जय भीम और जय संविधान की रैली करते हैं। फिर हम महू मध्य प्रदेश के चले जाते हैं चुनाव के बीच में, वहाँ पर जय बापू जय भीम और जय संविधान की वो रैली करते हैं। बीच में 4-5 दिन वो बीमार हो जाते हैं, कहते हैं कि बीमार है, सारी रैलियाँ उनकी दिल्ली की कैंसिल हो जाती है। प्रियंका गांधी औपचारिकता निभाने 2 रैली में चली जाती है। तो कांग्रेस अगर इस तरीके से काम करेगी तो क्या कांग्रेस उम्मीद करती है कि जनता उनको वोट देगी? मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि उनका वोट बैंक बढ़ कैसे गया, 2 से 2.5% उनका वोट बैंक बढ़ा है। मुझे लग रहा है ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वो 2.5% लोग कौन है जिन्होंने कांग्रेस पर उम्मीद जताई है कि ये कुछ बेहतर करेंगे अरविंद केजरीवाल की जगह। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति उससे भी बदतर महसूस हो रही थी। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही एक सबसे बड़ा फर्क है संगठन का। प्रधानमंत्री मोदी हो या उसके पहले की भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करते रहते हैं। और दिल्ली और बंगाल तो 2 ऐसे चुनाव रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती रही है। लेकिन आज बंगाल में भी आप देखिए 3 विधायकों से 70 विधायक तक चली जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में 12
विधायक है, 12 सांसद है और आज अगले चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार कर रही है। तो मुझे लगता है कि संगठन की एक पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई संगठन सर्वोपरि है और संगठन अगर मजबूत होगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। जो प्रधानमंत्री बूथ के मैनेजमेंट की बात करता हो, बूथ का सम्मेलन करता हो और बूथ के प्रभारियों से अगर सीधे बात करता हो कि आपको बूथ कैसे मेंटेन करना है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव में कहता है कि 370 सीटें अगर लोकसभा में हमें लाना है तो वो कैसे आएंगे कि आप हर बूथ पे 370 सीटें वोट बढ़ाइए पार्टी का। तो इस तरह का जो संगठन देखने वाला नेता पार्टी में हो, अमित शाह जैसा नेता हो जो 24 घंटे संगठन के लिए काम करते हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्तर पे तुलना नहीं हो सकती। न नेता के रूप में तुलना हो सकती है, न संगठन के रूप में तुलना हो सकती है। में रहते हैं बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, लेकिन इसमें जो एक तीसरे प्लेयर हैं अरविंद केजरीवाल, अमिताभ जी, वो इतने कमजोर भी नहीं हुए। इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी की बात, इतनी नाराजगी की बात, इतने सारे नैरेटिव बनाए गए, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। और यही बेसिक अंतर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में है कि कम से कम अभी तो अपनी हार को वो सहज रूप पर स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, एसेंशियली देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएट किया जाता है। बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए वोट बैंक्स में आप चुनाव जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या एक क्लियर महिलाओं में और एक सोशो इकोनॉमिक क्लास में एक डिवाइड क्लियरली दिख रहा है हमको कि अभी भी 43% अगर वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का, तो ये प्राइमरीली किससे आ रहा है। इसमें अगर आप एक्सिस का भी सर्वे देखेंगे जो कि सही हुआ अल्टीमेटली, उसमें 44% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, 46% ने भाजपा को। यानी वहां पर भाजपा का आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा, अगर आप देख लें कि किस किस वर्ग ने वोट किया है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे भाजपा की लीड आम आदमी से के खिलाफ जो थी वो बढ़ती जाती थी। तो इसका मतलब है कि जहां गरीब, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, अभी भी कई पूर्वांचली, अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 17 में से 8 आम आदमी पार्टी ने जीती है और 9 भाजपा ने, अगर पूर्वांचली सीटों की बात करेंगे तो गरीब गुरबा सेक्शन ऑफ पूर्वांचलीज, महिला वोटर्स, लोअर मिडिल क्लास एक चंक जो है। और अगर आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस, ये पुश्तैनी तो नहीं बोलना चाहिए, ट्रेडिशनल लड़ाई है यहाँ पर। 50% भाजपा, 50% कांग्रेस का वोट शेयर है, वही है लगभग आज भी। अब वो कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट ऐड कर लीजिए 50 और 50 भाजपा और अदर्स का वोट है। तो वो वोट ब्लॉक है अभी भी, क्योंकि सिग्निफिकेंट कोई 50% से ऊपर वोट शेयर किसी राज्य के चुनाव में बहुत कम देखने को हमको मिलता है। 40-45 पे लीडर रहता है, तो एक वोट बेस जरूर है उनके पास। और अब देखना होगा कि इस हार के बाद क्या स्ट्रैटेजी रहती है। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, किसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुना जाएगा, शीर्ष लीडरशिप किसके नाम पर मुहर लगाएगी, कौन से वो चेहरे हैं जो इस लाइन में इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सबसे प्रबल चेहरा जिसकी कल से ही चर्चा हो रही है वो है प्रवेश वर्मा, जो कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव हराने के बाद चर्चाओं में बने हुए हैं। जाट चेहरा है, 2 बार मेहरौली से एमएलए रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं। उनके नाम की चर्चा लगातार की जा रही है। कल मुलाकात भी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने की थी और उसके बाद जब वो निकलकर आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, जीत के सेलिब्रेशन में उनके अंदाज को कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। तो क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर सिख कम्युनिटी को साधने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई लोग राजौरी गार्डन से जीते मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर बीजेपी दिल्ली में किसी महिला चेहरा को उम्मीदवार बना सकती है, किसी महिला चेहरा को सीएम बना सकती है। एक बड़ा संदेश यहां से दिया जा सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को किसी ने थोड़ा सा डूबते हुए बचाया है या कोई एक बड़ा चेहरा चुनाव जीता है तो वो आतिशी सिंह है। मुख्यमंत्री दिल्ली की वही रही, वही कालका जी से जीती उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए। ऐसे में सिर्फ आतिशी ही चुनाव जीत पाई। तो क्या महिला वोटर्स को कोई संदेश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से दे सकती है? इसके अलावा सतीश उपाध्याय जो कि सोमनाथ भारती को हराकर चुनाव जीते मालवीय नगर से, उनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा का नाम लिया जा रहा है, आशीष सूद का नाम लिया जा रहा है।
और विजेंद्र गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी की लहर में भी रोहिणी से लगातार चुनाव जीतते रहे, इनमें से कौन से वो नाम हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है? इसी पर आइए करते हैं चर्चा। हर्षवर्धन जी, आपका नाम क्या होगा अगर आप देख रहे हैं सबसे प्रबल दावेदार दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो नाम एक कौन सा है? देखिए, बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि सबसे मजबूत नाम और स्वाभाविक नाम परवेश वर्मा का है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई परवेश ने लड़ी वो सामान्य नहीं है। आपको याद होगा जब 1000 रुपए दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी हमलावर हुई थी, तो लगा कि परवेश तो लग रहा है कि कहीं पार्टी के लिए लाइबिलिटी ना बन जाए। और अमित शाह ने 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व परवेश को ये एक तरह से कहें कि इसके लिए तैयार कर लिया था, और खुद परवेश वर्मा ने कहा कि मैं वहीं से लड़ूंगा। जिस तरह की लड़ाई थी उसमें ये जोखिम था भाई, चुनाव हार जाते तो खत्म हो जाता, राजनीतिक करियर, सांसद भी नहीं थे, विधायक भी नहीं बनते, तो कोई सेफ सीट आदमी चुनता है, लेकिन ऐसी सीट पर जाना। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस एक ग्रंथि से नहीं निकल पा रही, जैसे अलग अलग वो कोशिश करती है। अब सोचिए, वो यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए मोहन यादव तक को मुख्यमंत्री बना देती है, जबकि मध्य प्रदेश में कोई यादव है ही नहीं, अब उनसे वो और कहीं तो कुछ होना नहीं। लेकिन दिल्ली में तो जाट हैं, हरियाणा में तो जाट हैं, राजस्थान के एक हिस्से में आज भी हनुमान बेनीवाल जैसे लोग उनके लिए समस्या बने हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का डोमिनेंस उनको कई बार परेशान करता है, बावजूद इसके कि जाट बड़ी संख्या में भाजपा के पास भी आए। अब इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड बाय बीजेपी परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्रवेश वर्मा, जाट बैकग्राउंड, जाट समाज को साधने की कोशिश क्या की जाएगी, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे विजय जी, तो पूर्वांचलियों की तरफ जो उन्होंने इशारा किया, क्या किसी पूर्वांचली को भी मुख्यमंत्री के लिए सेलेक्ट बीजेपी कर सकती है, क्योंकि चुनाव अब बिहार में लड़ना है उन्हें? प्राची जी, जितने आपने नाम लिए ना, वो सारे नाम उस सिलेक्शन प्रोसेस का कारण होते हैं। आप चाहे वो पूर्वांचलियों की बात करें, आप वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, आप विजेंद्र गुप्ता की बात करें, आप परवेश वर्मा, मतलब वो सारे कारण पर स्टडी पार्टी को करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकत या किससे फायदा हो सकता है। ये सब लोग योग्य हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये नहीं हुआ तो ये, जिसे हम कहते हैं एक इडियम के तौर पर बेटर देन द बेस्ट। बेटर देन द बेस्ट जो है वो चॉइस पार्टी को करनी है कि किस में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसमें ये नहीं कि ये इससे नुकसान होगा उससे नुकसान होगा, वो नहीं है। परवेश वर्मा के लिए जाहिर तौर पे ये माना जा रहा है कि भाई उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, फिर जायंट किलर को हराया है, और कितना रिस्की था ये तो आपको समझ लीजिए कि 4000 वोट से उनकी जो जीत हुई है उसमें भी संदीप दीक्षित को कुछ लोग क्रेडिट दे रहे हैं। हालांकि परवेश ने ही अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ी है, तो वो जोखिम तो था ही वहाँ पर। और इस जोखिम को यूँ समझ लीजिए, इस जोखिम का पहला फायदा ये कि पार्टी ने जो आदेश दिया उसको पूरा किया। नहीं तो हर आदमी सोचता है कि मेरे को ये सीट दे दीजिए। आप तो देखते हैं कि कई बार सीट बदलने के लिए लगातार होते हैं। जंगपुरा में भी जैसे हुआ, मनीष जी ने अपनी सीट बदल ली, तो उसका भी एक बड़ा क्रेडिट उनको मिलता है। जाट वोट को आप देखें तो दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ा है। और जाट नेता के तौर पर अभी कोई है नहीं उनके पास। कैलाश गहलोत को भी इसीलिए लाना पड़ा। हनुमान बेनीवाल का अभी वो नहीं है साथ में, लेकिन उनको भी कभी कभी इधर से उधर मूव करते रहते हैं, उनको लेकर आए, तो वो एक बड़ा कारण होता है। दूसरा, बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तीसरा, बाहरी दिल्ली का जो पूरा इलाका है वहाँ भी उनका और उनके फादर जो रहे साहिब सिंह वर्मा, उनका भी पूरा का पूरा हिस्सेदारी वहाँ पर रही है, प्रभाव है। और वैसे तो ये साहिब सिंह वर्मा के बाद ही अब दूसरी बार मौका आया है, मतलब सुषमा जी के 57 दिन छोड़ दे तो मैं आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पे साहिब सिंह वर्मा को ही देखता हूं। हाँ। क्योंकि मदन लाल खुराना उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने, और फिर 57 दिन के लिए वो टेम्परेरी अरेंजमेंट जैसे आतिशी जी को किया गया, उस तरह से ये किया गया। तो साहिब सिंह जी की कुर्सी साहिब सिंह जी के बेटे परवेश वर्मा को मिले, लेकिन मैं उस कारण को नहीं मानता। बहुत महत्वपूर्ण कारण है, फिर भी प्रधानमंत्री को तय करना है। मैं ये औपचारिकताओं में नहीं जाता कि विधायक दल की का नाम क्या सूट नहीं करता, विधायक नहीं। उसमें एक कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी किसी ऐसे आदमी को नहीं, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर एक चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आजकल चुनाव लड़ना इतना रिस्की काम है कि कोई आसान काम नहीं है। इसलिए किसी एमपी को भी एमएलए बना के, एमपी को आप चीफ मिनिस्टर बना दें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। वीरेंद्र सचदेवा को लड़ाने के लिए 1 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो रिस्क नहीं है। 1 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक को पहले किसी को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो वो उसको नाराज करें, वो भी एक बड़ा कारण है। और जिस तरह से बीजेपी की लीडरशिप है वो जनरेशनल चेंज पर चल रही है और एक कन्वेंशनल जो थॉट प्रोसेस है उसको तोड़ रही है, तो प्रधानमंत्री
उसको देखकर कि प्रधानमंत्री के विजन को जनरेशनल चेंज के साथ कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को तोड़कर कौन आदमी चेहरा हो सकता है, उस पर तय किया जाए। और ये हम लोग रोज चौंकते हैं, हम लोग रोज कहते हैं अरे ये सरप्राइज नाम दे दिया। सरप्राइज नाम है ही नहीं, पार्टी तो जानती थी ना, पार्टी तो जानती है। पार्टी जानती है। तो पार्टी अपने पहचान में जो सबसे बेहतर होता है उसको चुनती है, हमें नहीं पता होता। हम अपनी लेकिन जो कई बार जिसको अज्ञान सीएम है बनना है ना उसको उसे पता नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने अज्ञान को है ना चौंकाने वाला शब्द के तौर पे मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, क्योंकि जैसे अब मुझे नहीं पता है कि कौन बनेगा, तो फिर कहेंगे चौंक गए भाई, ये कैसे हुआ ये नाम। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अभी 48 नाम तो है उनके पास, 48 नाम तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज चीफ मिनिस्टर के लिए है ही। अच्छा, उस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन महिला को मौका दिया जा सकता है, किसी महिला चेहरा को आगे लाया जा सकता है, इसकी कितनी संभावनाएं देखते हैं आप समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 15 दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 48 तो विधायक है और 7 आप सांसद पकड़ लीजिए, उसमें से भी कोई मुख्यमंत्री पार्टी बना सकती है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगर आपने 55 लोग हो गए, बिल्कुल 7 सांसदों में से किसी को बना सकती है। और मुझे लग रहा है अगर महिला फेस पर अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, जाट चेहरा भी अगर देखती है, तो मुझे लगता है कि पश्चिमी दिल्ली से जो सांसद है कमलजीत सहरावत, मैं उसकी काफी दावेदारी एक मुख्यमंत्री के रूप में देखता हूं, क्योंकि महिला है, जाट है। और आप देखिए सबसे बेहतर प्रदर्शन किसी सांसद का रहा है तो वो कमलजीत सहरावत का रहा है। 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उनके क्षेत्र में जीती है, सिर्फ 1 सीट हारी है। वो दिल्ली की मेयर भी रह चुकी है, संगठन का उनका एक अच्छा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि कमलजीत सहरावत को किसी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसका इस्तीफा होने से कोई लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन होगा कि यहाँ से हम अपना उम्मीदवार को नहीं जिता पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े थे, सांसद थे, उन्हें बनाया, हालांकि वो विधान परिषद गए, वहां विधान परिषद है। ऐसे भी हुआ है कि तमाम सीनियर दावेदारों को खारिज कर पहली बार के विधायक को बना दिया। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में बनाया, राजस्थान में भजन लाल को बनाया, मोहन यादव के नाम की भी चर्चा नहीं थी। ऐसा भी हुआ भारतीय जनता पार्टी में कि जो मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, लेकिन फिर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तराखंड में हुआ जब सीएम हार जाते हैं। गुजरात में हुआ कि भूपेन्द्र पटेल का जब नाम गया तो वो कुर्सी से उठे ही नहीं, उन्हें लगा किसी और का नाम होगा। जब उन्हें कहा गया कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री हो तो वो कुर्सी से उठे। तो ऐसा भी है कि जो कल्पना नहीं कर सकता तो कोई नया भी बन सकता है। अगर दूसरा ना पूर्वांचली का अगर नाम देखो तो मुझे मोहन सिंह बिष्ट के नाम की भी एक संभावना लगती है। 6 बार से वो करावल नगर से 5 बार के 6 बार के वो विधायक रहे और अभी मुस्तफाबाद से जो विधायक बने हैं, तो मुझे लग रहा है वो 7 बार के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर है वो। और अगर पूर्वांचली में जाता तो मोहन सिंह बिष्ट का एक नाम मुझे लगता है कि जिनके नाम पर पार्टी जा सकती है। पूर्वांचली या उत्तराखंडी? उत्तराखंडी है बिष्ट साहब तो। बिष्ट। तो उनके नाम पर मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। उनके नाम पर भी पार्टी विचार लीडरशिप के साथ जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि पूर्वांचली बना दें, पहाड़ी बना दें। अरे भाई, बिहार में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में वहीं का आदमी बनेगा ना। यहां पहाड़ में पहाड़ का ही आदमी बनेगा ना। दिल्ली तो में दिल्ली वाले को बनने दीजिए ना। और दिल्ली में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जोखिम नहीं लेगी। यहां कोई अपर हाउस नहीं होता, कोई विधान परिषद नहीं है, यहां कोई ऐसा आपके पास अवसर नहीं है। 70 की विधानसभा है, 7 मंत्री बनने हैं, आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा। हां, ये एक मैं जरूर देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समन्वय के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएगी। तो हो सकता है कि जाट और पंजाबी का एक कॉम्बो आए, जिसमें कहा जाता है ना कि पंजाबी और वैश्य समुदाय या जाट समुदाय। तो आपको मैसेजिंग के लिहाज से भी, और फिर सबसे बड़ी बात है, एक नेता आप तैयार करते हैं तो आप उसको खराब क्यों करेंगे? बाकी विजेंद्र गुप्ता भी अच्छा नाम है, आशीष सूद अच्छा नाम है, जितेंद्र महाजन अच्छा नाम है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं, मजबूत नेता हैं, लगातार लड़ते रहे। जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता पहले से चुनाव जीतते रहे। आशीष सूद, ये सारे लोग एबीवीपी बैकग्राउंड के हैं। और जो पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, उनकी जो योजना थी उसके लिहाज से ये लोग काम करते रहे। इन चुनावों में मुख्यमंत्री के इसमें कि लगता है भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री चुनाव करेगी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने समय वो बाकी राज्यों के लिए कहीं कोई संदेश देने की कोशिश करेगी देश की राजनीति को, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है। यहां से वैसा मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मुझे उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है दिल्ली का कि जहां मुख्यमंत्री को बहुत इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो यहाँ मुख्यमंत्री को बिठा के वो देश का। तो ये मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम, अमिताभ जी, ये कितना मजबूत देख रहे हैं? मुझे इनकी दावेदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए तो मजबूत लग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक आउटरीच रहा है, कंटिन्यूअस आउटरीच उनका रहा है सिख समाज में। और कहीं ना कहीं पंजाब से वैसी इलेक्टोरल रिजल्ट्स भाजपा को नहीं मिली है। चुनाव भी है पंजाब में, 2026 में होगा, 27 में होगा चुनाव है। और वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी है
इस रिजल्ट के बाद। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है सीएम अनाउंस, जो सीएम अनाउंस करना है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो जो संकल्प पत्र आपने जारी किया है कौन उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकता है। मैसेज देना तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जैसा आपने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी को अभी भी 43% वोट शेयर है, केजरीवाल हारे हैं, वो चैन से रहने नहीं देंगे दिल्ली की सरकार में जो भी सीएम बनेगा, ठीक है, अनलेस कि फिर वो अपने लीगल केसेस में फंस जाएं और कुछ उनको वो अभी तो जेल बीजेपी टर्म उनको चैन से रहने दे। अब दोनों ही बातें हैं, बीजेपी उनको चैन से रहने दे और वो भी उनको चैन से रहने दे। तो एक पॉलिटिकली एस्ट्यूट आदमी भी चाहिए, और नाम तो हमने देखे हैं कि जिसका आप नाम लें उसका पत्ता कटता है, हालांकि जिसका नाम लें वो भी सीएम बना है, देवेंद्र फडणवीस हैं। तो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मैसेजिंग कम इंपॉर्टेंस रखता है कि इस विजन को इंप्लीमेंट कौन करेगा, एलजी से तालमेल कौन रखेगा अच्छा, और देखते हैं किसको बनाते हैं। परवेश वर्मा में केवल मैं कह रहा हूं कि एक तो मोदी की गारंटी, इसमें एक है ना, विधायक बनना मोटे तौर पर मुझे लगता है विधायक ही बनेगा, सिटिंग जनरेशनल में भी यंग जनरेशन से बनेगा। लेकिन परवेश वर्मा के लिए केवल एक नेगेटिव बात है कि परवेश वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाकर ये बताना कि मतलब उनकी वजह से चुनाव जीते, ये चुनाव तो मोदी की वजह से जीते ना, ये मैसेज हमेशा साफ होना चाहिए। अच्छा चले, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। डायनास्टिक पॉलिटिक्स का आरोप आएगा। देखिए भाजपा का क्या कहना है कि चलिए ठीक है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ है, लेकिन वो बंदा एमपी एमएलए ही बन पा रहा है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो एक आएगा। एक जरूरी लाइन है, सिर्फ छोटा सा, परवेश वर्मा लगातार राजनीति में रहे और दिल्ली में 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, उसमें कोई डायनेस्टी नहीं थी, और उसके बाद जब उनका टिकट कटा तो हारने वाली सीट पे वो जीत कर आए हैं। तो मैं कह रहा हूं कम से कम ये डायनेस्टिक वाला नहीं हुआ। अच्छा चले, कौन से सिंबलिज्म, हाँ, कौन से फैक्टर्स किसके पक्ष में जाएंगे ये तो बीजेपी जानती है, शीर्ष नेतृत्व जानता है। किसके नाम का ऐलान किया जाएगा वो तो कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अब कैसे संकट पैदा हो गया है और कांग्रेस पर बीजेपी भी कितनी अटैकिंग मोड पे है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कैसे बता रहे हैं कि अपने सहयोगियों को कांग्रेस खा रही है। क्या कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हो गई? दिल्ली की इस हार के बाद, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार के बाद इसका क्या संदेश जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने विजयी भाषण में एक तरफ अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, मोदी की गारंटियों का जिक्र किया, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पर जो अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उस अटैक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस इज गोइंग टू ईट योर केक। यानी जो विपक्षी दल हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें ही सतर्क रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं, अपना कोई विजन नहीं, अपनी कोई भाषा नहीं, अपने सहयोगियों की भाषा कांग्रेस चुराने की कोशिश करती है। बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव जाति की बात करते हैं तो बिहार में जाकर राहुल गांधी जातिवादी बात करने लगते हैं। वो बात करने लगते हैं कि क्यों नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए। वहां पर भी जमीन को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में राहुल गांधी या कांग्रेस बसपा और सपा को नुकसान पहुंचाने पर लगी हुई है। दिल्ली का ताजा उदाहरण है, आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो इसका एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस को भी माना जा रहा है, क्योंकि 14 ऐसी सीट हैं 70 में से जहां सीधे तौर पर मार्जिन कम रहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और उतनी ही वोटें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के लिए बटोरी। तो क्या वाकई में कांग्रेस अब बोझ बन रही है अपने विपक्षी दल के जो साथी हैं उनके ऊपर, या कांग्रेस को लेकर क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डबल हैट्रिक का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बना लिया है दिल्ली में? ऐसा क्या बदला कांग्रेस की रणनीति में, या कांग्रेस के लिए अब क्या मुश्किलें यहां से खड़ी होने वाली हैं? इस पर चर्चा करूं उससे पहले आप सुनिए कल पीएम ने क्या कहा कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है, और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में
कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। तो देखिए, पीएम ने इससे पहले परजीवी कांग्रेस को कहा था लोकसभा चुनावों के दौरान, और अब वो कह रहे हैं कि अपने सहयोगियों की जमीन को कांग्रेस खाती है, उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। ताजा उदाहरण दिल्ली का ही है। 14 सीटों पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है। अब यहां से आगे ये जो विजयी भाषण का संदेश था, विजय जी, ये क्या बिहार के लिए संदेश देना चाह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तेजस्वी यादव को संदेश देना चाह रहे थे, या वाकई में कांग्रेस की हालत अब ये हो गई है कि अपना कुछ बचा नहीं, जहां जहां जिस रीजनल पार्टी का जो मुद्दा है उसे ही उठाकर अपने लिए नंबर जुटाने की कोशिश करती है? दोनों ही बातें ठीक है प्राची जी। प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, एक तो ये कि कांग्रेस का आप रिकॉर्ड देखें तो वो लगातार उसी तरह से होता जा रहा है, लेकिन उनका भी तकलीफ समझिए ना। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में आने से चूकी है, उसमें भी आम आदमी पार्टी का बहुत भूमिका रही कि थोड़ा बहुत उसका मदद मिलती या उस तरह से होता काम, तो वो नहीं हुआ है और लगातार वो कमज़ोर होती जा रही है पार्टी। मगर उसको मजबूत करने का तरीका यही है कि वो अकेले लड़े। हो सकता है अभी 1-2 चुनाव और हारेगी। ये दिल्ली में कांग्रेस की हार कांग्रेस की जीत जैसी मैं देखता हूँ कि वो संगठन के तौर पर यदि वो अभी बरकरार रखे, हो सकता है फिर कल से आम आदमी पार्टी के साथ चली जाए। अकेले करेगी तो कम से कम संगठन तो खड़ा होगा। संगठन खड़ा रहता है तो पार्टी जिंदा रहती है। संगठन नहीं हो और चुनाव जीत रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है बड़ा। और दूसरा, आरजेडी और कांग्रेस का तालमेल होना है बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। अब प्रधानमंत्री जी ये आरजेडी को मैसेज दे रहे हैं कि देख लीजिए कांग्रेस के साथ जाएंगे तो क्या होगा, और कम से कम एक बार सोचने का मौका तो मिले। तय तो उनको करना है आरजेडी पार्टी को, तो वो एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। लेकिन ये कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है कि लगातार, मतलब डबल हैट्रिक आप उसको मजाक में कह लें, लेकिन 3 लोकसभा चुनावों में और 3 विधानसभा चुनावों में 0। और ये देखिए, मैथमेटिक्स में फ़ायदा क्या होता है कि हम लॉजिक किसी भी तरह से ले लेते हैं। दिल्ली में 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन क्या वोट कितना है उनका? 67 सीटों पर वो जमानत जब्त हुई है कांग्रेस की। 6% वोट है। जो उनका सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो 4000 वोट्स के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसको लॉजिक्स में फायदा क्या होता है कि आप किसी भी तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं कि 14 आम आदमी पार्टी को 14 सीटों पर हरा दिया। ये ठीक है, देखने में एक नज़र में लग रहा है क्या है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी थी दिल्ली में? मजबूत नहीं होती तो कम से कम 67 तो सीटों, बचाती। इसको दूसरी तरह से देखिए ना, 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है और कांग्रेस ने इस चुनाव में माफ कीजिए दिखाई ही नहीं दिया। माननीय राहुल गांधी जी 1-2 औपचारिक वो की हैं, और प्रियंका जी का तो अभी आपने कल बताया था मुझे कि वो उनको पता नहीं फॉलो नहीं कर रही थी वो दिल्ली इलेक्शन को। तो जिसकी लीडरशिप इस तरह से कर रही हो, बड़ी नेता है, और एक तरफ पार्टी का नेता हो जो कह रहा हो कि मैं दिल्ली देखूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे, तो इसको कैसे आप बहस को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बिहार में जो रिश्ता है कांग्रेस का और आरजेडी का, तेजस्वी यादव के साथ जो राहुल गांधी का रिश्ता है, देखिए दिल्ली में चुनाव चल रहा था लेकिन बिहार पहुंच गए थे हर्षवर्धन जी राहुल गांधी, वो रिश्ता तो मजबूत नजर आता है ना। और तेजस्वी यादव भी एक चुनाव अकेला तो लड़े नहीं है, बिहार में ही चुनाव होने, किसके लिए केक वॉक है बिहार का ये चुनाव? देखिए, पहली बात तो ये कि मोदी जी थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं। वो जानबूझ के जो आग लगी हुई है उसको थोड़ा और हवा दे रहे हैं, थोड़ा सा और भड़के, क्योंकि आग पहले से लगी हुई है। और राजनीति में यही होता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने जाते हैं कि अपनी ताकत को और अच्छे से प्रस्तुत करना और दूसरे की कमजोरी को उभार कर जनता के सामने ले आना। यहां जो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी का ही वोट शेयर सबने खाया है। आज न कांग्रेस इस दशा में पहुंच गई कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस दूसरों का वोट शेयर खा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या होगी और कांग्रेस का हाल क्या हो गया है देश भर में?
अब प्रियंका जी तो बड़ी नेता हैं, मैंने सुना था जब राहुल जी प्रियंका जी नहीं प्रचार कर रहे थे तो कांग्रेस की वो शायद जो आईटी हेड हैं उन्होंने कहा कि प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, उनका कार्यक्रम तय होगा। तो पता नहीं वो बड़ी नेता कितनी है, या यूएन का प्रचार करेंगी या अमेरिका भी अब तो आगे होगा ना, 28 में होगा अब तो 24 के बाद 4 साल बाद, लेकिन पता नहीं वो यहां नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस का हाल ये है, हमारे यहां अवध में कहते हैं कि दम बना रहे घर चुअत रहे, यानी बाहर निकल के एकदम कह रहे हो घर टपक रहा है हर बारिश में, इतना है कि पूरा घर रहने लायक नहीं। तो कांग्रेस का हाल वही हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस पर भी कांग्रेस टिकेगी? क्या राहुल गांधी वाली कांग्रेस, प्रियंका वाली कांग्रेस सचमुच इसके लिए तैयार होगी? और जो विजय जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं, आप चले जाते आम आदमी पार्टी के साथ, यही परिणाम होते, कितना अफसोस होता आपको। आज भले 67 सीटों पर जमानत जब्त की बात लोग कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, लेकिन आज आपके नेता चुनाव लड़े, आपका कैडर मोबिलाइज हुआ, आपके लोग पूरे समय लड़ाई लड़ते रहे। अब शीर्ष नेतृत्व ने धोखा दे दिया तो वो बेचारे क्या करें? राहुल जी प्रियंका जी बड़े लोग हैं, वो नहीं समय निकाल पाए तो बेचारे वो क्या करें? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सहानुभूति भी जताइए कि ऐसे नेतृत्व के बावजूद, और दूसरी तरफ मोदी हैं जो अपना सब कुछ स्टेक पे लगा देते हैं, क्या शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। और दिल्ली के लोगों को पता है ना कि ये आदमी डिलीवरी वाला है, इसने सुशासन करके दिखाया, इसका गवर्नेंस मॉडल चलता है। आप सिर्फ गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, मुंबई में 5 साल भाजपा की सरकार रही, ट्रांस हार्बर लिंक बन गया, कोस्टल रोड बनने लगी, टनल बन गई, मतलब मेट्रो आगे चली गई, मीरा रोड भाईंदर तक चली जा रही, वो मेट्रो का आगे का प्रोजेक्ट जा रहा है। तो आप जब उसके मुकाबले देखते हैं तो कौन सामने खड़ा हुआ डिलीवरी के लिए? और अरविंद केजरीवाल किसी जगह पर डिलीवरी करने के लिए तैयार नहीं थे। फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज, और वही करके वो अपनी राजनीति बचाना चाहते थे, इसलिए भी परिणाम हुआ। कांग्रेस उसके बीच में क्या कोई रास्ता तलाशेगी, संगठन मजबूत करेगी, नियमित लड़ाई लड़ेगी, या फिर वो सोचेगी कि अच्छा चलो कहीं खड़े हो जाते हैं, मोदी को हराना है। देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को अगर देख लें, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को अगर देख लें समीर जी, तो कंफ्यूजन तो एक नजर आती है ना। कभी किसी चुनाव में आप मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, लेकिन सडनली आपको रियलाइज होता है कि मंदिर मंदिर जाके आप जो हिंदुत्व का वोट है उसे नहीं काट सकते। तो दिल्ली में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो फोकस्ड रहते हैं उन सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। राहुल गांधी बेशक आखिरी दिनों में निकले, लेकिन उन्हीं सीटों पर गए जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और वहीं पर कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स ने थोड़ा बहुत अच्छा भी किया है। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो स्पीच दी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले कांग्रेस मंदिर मंदिर जाते थे युवराज, और फिर हमारे वोट बैंक में, जिसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, उसे लेने की कोशिश की। जब वहाँ उनकी दाल नहीं गली तो वो दूसरे वोट बैंक की तरफ, अपने सहयोगी दलों के वोट बैंक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस इस बात को जानते हैं कि अब कितने भी मंदिर चले जाए राहुल गांधी, कितने भी कुंभ में स्नान करने चले जाए, सपरिवार राम मंदिर के दर्शन करने चले जाए, अब वो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व वाला जो वोटर है, उससे वो बहुत दूर जा चुके हैं। और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनका बहुत स्पष्ट है कि मुसलमानों की वोट बैंक में उनका पूरा फोकस है। और वो जिस तरह के जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं तो उनकी कोशिश है कि वो जातिगत आरक्षण का जिक्र करके, संविधान बचाने की बात करके दलित वोट बैंक को अपने पास लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसका कुछ बेनिफिट मिला है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अगर बिहार के चुनाव में अगर जाएंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे थे, आरजेडी के लिए बहुत आसान नहीं होगा बिना कांग्रेस के लोकसभा चुनाव लड़ना, या समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान नहीं होगा। देखिए, अब आरजेडी के अगर 4 सांसद है तो कांग्रेस के भी 3 सांसद वहां से हैं गठबंधन के अंदर। विधानसभा अगर आप चुनाव देखोगे तो 19 विधायक उनके पास है, 10% के करीब वोट बैंक बिहार के अंदर है। और जिस तरीके से वहां पर नीतीश और भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और बाकी जीतन राम मांझी मिलकर वहां पर विधानसभा जब चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी की मजबूरी है लालू की कि कांग्रेस को साथ में लेके चले हुए। वो जानते हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन इतनी ताकत तो है कि कम से कम 15-20-25 सीटों पर वो आरजेडी को हरा सके। समाजवादी पार्टी को भी ये इस बात का डर है कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे हमें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक बेसिकली एक ही है, जो मुस्लिम वोट बैंक हो गया दूसरा। तो मुझे लग रहा है कि भले ही प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करे सहयोगी दलों को कि भाई कांग्रेस परजीवी बन गई है। पहले भी कहा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस तो ठेके पे दे दिया गया है कांग्रेस को पार्टी चलाने के लिए, कुछ अर्बन नक्सल के लोग कांग्रेस को चला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव की भी मजबूरी होगी, आरजेडी की भी मजबूरी होगी कि वो कांग्रेस को साथ में लेकर चले। लेकिन अब जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है
कि आम आदमी पार्टी को 12 सीटों पर हरवा दिया है, 2-2.5% वोट बैंक कांग्रेस का बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस अब इसी को लेकर कैश करने की कोशिश करेगी कि देखो दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी का क्या हाल किया है, आप हमारे साथ आते हो कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब इसी के आधार पर वो कुछ सीटों की बार्गेनिंग कर ले तो उन्हें मिले। लेकिन ये तय है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिना कांग्रेस का बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि जब लोकसभा चुनाव थे तो एक सीट मांगी थी पप्पू यादव के लिए, वो सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। बीजेपी तो कर ही रही है फॉरवर्ड प्लानिंग। भाजपा अपनी ताकत से चुनाव जीती है, कांग्रेस की उसमें ऐसी भूमिका नहीं कि चुनाव जिता दिया। 7 लड़के 7 आउट ऑफ 7 पूरी हैट्रिक लग चुकी है, 7 लोकसभा हार चुके हैं। ये भ्रम है कि कांग्रेस की वजह से भाजपा जीती है, ये बहुत स्पष्ट। हाँ ठीक है, कुछ सीटों पर उनकी वजह से थोड़ा एडवांटेज हो गया होगा, लेकिन कांग्रेस ने लड़ती तो वो वोट भाजपा के पास नहीं आता, ये कौन कह सकता है। अच्छा, लेकिन बिहार के लिए तैयारी शुरू जरूर अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। वहां एनडीए को कितना इंटैक्ट रखना है, इसका संदेश बार बार पीएम की तरफ से दिया जाता है। दिल्ली चुनाव में भी एग्जाम्पल देखने को मिला। बिहार के जो गठबंधन के नेता हैं वो यहाँ आए, चुनाव लड़े, 2 सीटें बेशक हार गई जो अपने सहयोगियों को दी, लेकिन उनको मौका दिया तो कम से कम दिल्ली में। हाँ, मतलब एक सेम्बलेंस ऑफ एक तरह से एकजुटता तो दिखी, जो कि इंडिया ब्लॉक में दिखी नहीं। आप देखिए, चुनाव भाजपा जीती आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत सारा समय बिताया कांग्रेस की बात करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल ऑल्टरनेटिव है। और जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक चिंगारी लगाई, इंडिया ब्लॉक में सुगबुगाहट तो है ही। फारूक अब्दुल्ला ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया और लड़ो। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सब लोग लीडरशिप डिमांड कर रहे हैं, चेंज होनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप ममता बनर्जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी मजबूत था 2024 में, तभी भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जो 99 सीट्स जीती है, उसमें से 37 सीट्स तो अलायंस पार्टनर्स की वजह से जीती। तो कांग्रेस के लिए भी ये रीजनल अलायंसेस करना जरूरी है। और रीजनल पार्टीज भी, जैसा समीर सर कह रहे हैं, उतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले दम पर अपने भाजपा के साथ चुनाव लड़ सके। अब बिहार में चिराग पासवान की वापसी से क्या हुआ है कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, हम, ये 4-5 पार्टीज का जो गठबंधन है, ये बहुत बड़ा एक सोशल कोएलिशन को केटर करता है। दलित समाज, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी, कुर्मी, कोयरी और अपर कास्ट, लगभग 55-60% आबादी इस समाज की है। वहीं पर आरजेडी का जो कोर वोट है वो 35% लगभग है मुस्लिम यादव समाज से। उनको कांग्रेस चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के आने से क्या होता है, एक मुस्लिम समाज का वोट कंसोलिडेट होता है, पहली बात। और दूसरा, थोड़ा बहुत जो एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल वोट ब्लॉक था कांग्रेस का स्वर्ण समाज में और दलित समाज में, वो भी कांग्रेस लेकर के आती है। लेकिन एक बात जरूर है कि 2017 और 2020 दोनों में कांग्रेस पार्टी ने सीटें ज्यादा ले ली, उसकी स्ट्राइक रेट सबसे कम रही। तो ये जरूर रीजनल पार्टी इस बार देखेंगी कि इनको ज्यादा सीटें न दी जाए। चिंगारी का कितना असर होता है। बिहार का चुनाव अब नजदीक है, स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो गई है, बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी एक बार तो कम से कम चक्कर लगाकर आई गए। दिल्ली चुनावों का परिणाम ही नहीं आया, कल मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट भी आया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है। 61,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान यहां से जीते। बड़ी बात यह है कि अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या के सांसद बने, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, पूरे विपक्ष ने एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, वो अपने बेटे को अपनी ही विधानसभा में चुनाव नहीं जिता पाए। अजीत पासवान को यहां पासी को, माफ कीजिएगा, बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिस पर अखिलेश यादव अब आग बबूला है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये जीत लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप एक मिल्कीपुर का चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन 403 विधानसभा सीटों पर आपको कौन बचाएगा। हमारा पीडीए मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हम आपका मुकाबला 2027 के विधानसभा चुनावों में करेंगे। यहां तक कि अखिलेश यादव तो अधिकारियों पर भी आग बबूला हो रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने घपलेबाजी की है उन्हें आज नहीं तो कल पनिशमेंट मिलेगा, उनके लोकतांत्रिक अपराध की सजा उन्हें मिलेगी, ना उन्हें कुदरत बख्शेगी, ना उन्हें कानून बख्शेगा।
समझेगा? आज बीजेपी की सरकार है, जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो इन अधिकारियों की ढाल बनकर कौन खड़ा रहेगा? जब इनकी पेंशन रुकेगी, जब इनकी सैलरी रुकेगी, तब इनका क्या होगा? कुल मिलाकर अखिलेश यादव का पूरा गुस्सा अधिकारियों पर फूट रहा है, क्योंकि मतदान के दिन से ही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई मिल्कीपुर में, उनके वोटर्स को नहीं निकलने दिया गया, पोलिंग एजेंट्स ने वहां घपलेबाजी की, पुलिस ने घपलेबाजी की, अधिकारियों ने घपलेबाजी की। कुल मिलाकर इस हार को लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी गुस्से में बैठी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न मना रही है। बड़े मार्जिन से चंद्रभान पासवान यहां से चुनाव जीते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि मिल्कीपुर जीतकर आपने अयोध्या के अपने दर्द को कम कर लिया। अयोध्या की जीत तो सबसे बड़ी जीत रहेगी, बेशक आप मिल्कीपुर का चुनाव क्यों ना जीत गए हों। क्या कहना है अखिलेश यादव, सुनवाते हैं। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों ना ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव जो है, वो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। एक तरफ अयोध्या की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाह रही थी कि वो कमजोर नहीं है, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीत सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या जिस पर सबसे ज्यादा फोकस्ड बीजेपी रहती है, वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है, हर्षवर्धन जी की बार बार भूल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव भी, अयोध्या को वो कब तक अपनी ट्रॉफी बनाकर चलेंगे, ये तो शायद वही बता सकते हैं। देखिए, अखिलेश जी की हालत वो हो गई है, जो लाइनें हैं ना कि दर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। फैजाबाद फैजाबाद फैजाबाद, अयोध्या नरेश, अवधेश प्रसाद। अब हम लोग तो अवध के ही हैं, तो हर कथा पूजा में कहा जाता है राजा रामचंद्र की जय, तो अवध के राजा तो वही हैं। अब अगर कोई एक सांसद जीत जाए फैजाबाद सीट से, आप इस तरह से कहें, वहां कोई दुष्कर्म की घटना हो तो आप उसको राम मंदिर से जोड़ें। आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, राम नाम का पटका अवधेश प्रसाद के गले में चला जाए तो वो तो कहें कि वो हमारी पार्टी शुक्ला जी आ गए थे तो पहना दिए, हमसे थोड़ी ना कोई मतलब है। और आप बार बार ये कहते रहें कि अरे देखा, हरा दिया ना, अयोध्या की जनता ने हरा दिया, बना दिया ना राम मंदिर। जनता को ये लगा कि कुछ तो बड़ी भारी गलती हो गई हमसे, रही होगी नाराजगी भाजपा से, भाजपा के प्रत्याशी से, कोई भी नाराजगी रही, लेकिन हमने गलती कर दी और वो भूल सुधार किया। अब वो कह रहे हैं कि 144 साल बाद जैसे महाकुंभ आया, फिर आपको वही तुलना करने की जरूरत पड़ी। यानी आप राम पर, राम के नाम पर, राम के काम पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, राम मंदिर के बहाने जो वहां विकास के काम हुए उस सब पर, उस सब को आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं और आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं। यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न पहले दिन से योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, जब 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। 9 पर हुआ, ये हाईकोर्ट में याचिका की वजह से नहीं हुआ। 9 में भी तो हार गए थे अखिलेश जी, वहां भी तो 7 सीटें हार गए थे, और अब 8 जीत गए, तो ये तो 80-20 हो गया। वहां भी अधिकारियों को दोष दिया था, अब तो 80-20 हो गया ना। तो अब इसका जवाब उनको खोजना पड़ेगा
क्योंकि जहां वो हाशिए पर जा रहे हैं वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। और इस तरह से जब बोलते हैं तो लोगों को दिख रहा है कि दर्द में कौन है, पीड़ा में कौन है, किसकी स्थिति। जवाब तो तैयार है ना हर्षवर्धन जी, सीधे तौर पर कह रहे हैं ना कि आप दीजिए अधिकारियों को प्रमाण पत्र, आप दीजिए ना उनको प्रशस्ति पत्र कि उन्होंने कितना अच्छा काम प्राची किया में है। एक फिर याद दिला देता हूं जिससे दर्शकों को भी याद रहे, कहानी कुर्सी की में ये जरूरी है जानना। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी भैया से बात कर ली है हमने, ट्रांसफर नहीं होगा किसी अधिकारी का, 6 महीने पहले हिसाब किताब होगा, फिर ये अधिकारी यहां से जाएगा। अधिकारी भी हैं, अधिकारी रहे भी गए भी, फिलहाल कहां है अंसारी परिवार, क्या स्थिति है वो सबको पता है। नहीं, गुस्सा अखिलेश यादव का समीर जी अधिकारियों पर ही फूटता है। जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो कटाक्ष करते हैं, उन पर आप राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं, चुनाव आप हारे तो आप कह सकते हैं कि चलिए दुरुपयोग हो गया, लेकिन आप ये कहते हैं जब सार्वजनिक तौर पर कि इन अपराधियों को कुदरत और कानून कभी ना कभी तो वो देगा, सजा देगा, इनकी जब पेंशन बंद हो जाएंगी, इनकी जब सैलरी बंद हो जाएंगी, तब इनके परिवार का क्या होगा। आप सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों के प्रति तो ये पैदा कर रहे हैं ना लोगों के मन के अंदर। देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अगर राम गोपाल यादव जी का भी अगर आप बयान देखेंगे तो कुंदरकी के हार के बाद उनका भी इसी तरीके से बयान आया था कि अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा जब हम सत्ता में लौट कर आएंगे। तो अखिलेश यादव की राजनीति तो वैसी ही रही है, उन्होंने अपने पिता से राजनीति वही सीखी, मुलायम सिंह यादव की राजनीति वैसे रही, अमर सिंह उनके साथ रहे तब राजनीति वैसे रहे, आजम खान जो उनके नेता रहे उनकी अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, जब भैंस चली जाती थी तो अधिकारियों को, पुलिस वालों को दौड़ाते थे कि भैंस ढूंढ के लाओ। तो जिस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने की है वो उसी राजनीति के आदी रहे। लेकिन अखिलेश यादव को ये उम्मीद नहीं थी कि 26% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इतनी करारी हार होगी। उन्हें तो लग रहा था कि भाई अवधेश प्रसाद ने कह दिया है कि मैं तो अयोध्या नरेश बन गया हूँ, लोकसभा जीता हूँ, मैं अपने बेटे को भी चुटकियों में चुनाव जिता दूंगा, आप उसको टिकट दे दो, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं विधायक था, मेरा बेटा विधायक बनेगा। उस सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलने लगे थे एकदम से, अब बेटा विधानसभा चुनाव हार गए तो अभी पता नहीं, अब उनका कोई बयान अभी आया नहीं निकल कर। इस तरीके से अगर हार होगी कि 60,000 वोटों से हारे, अखिलेश यादव जिस पीडीए के भरोसे मिल्कीपुर जीतने की उम्मीद कर रहे थे, जिस पीडीए के भरोसे मिल्कीपुर उन्होंने जीता था, आज वो पूरा पीडीए उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। तो यह अखिलेश यादव इस बात को अब समझ रहे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्हें पीडीए ने साथ दिया था, जो उनका नैरेटिव चल गया था पीडीए का कांग्रेस के साथ मिलकर, और वो 37 सीटें जीत गए थे, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 24 महीने के बाद वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब कोई उपचुनाव भी नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसने यह बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा रहा है और आने वाला विधानसभा चुनाव की हवा किस दिशा में बह रही है। अखिलेश यादव को यही डर है कि जिस तरीके से लोकसभा में उन्हें समर्थन मिला था, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, जनता ने जिस तरीके से प्रायश्चित का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दिया है, चाहे वो मिल्कीपुर हो चाहे बाकी दूसरी सीटों पर हो, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनकी 2027 की हार लगभग सुनिश्चित हो गई। मुझे लग रहा है वो इनकी बौखलाहट है, हार की हताशा है कि वो जो इस तरह के बयान दे रहे हैं अधिकारी को लेके। अगर आपको लड़ना, आप जमीन पर जाइए, काम कीजिए, संगठन मजबूत कीजिए और चुनाव लड़िए। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी कोई चुनाव हारते तो इस तरह के बयान अधिकारियों को लेकर देती है क्या? विपक्ष के हार के बाद कोई भी हार स्वाभाविक विपक्ष की नजर नहीं आती है विजय जी। हर हार में कोई ना कोई एंगल जरूर फिट करने की कोशिश की जाती है, चाहे वोटर्स जोड़ने की हो। अब अखिलेश यादव तो वोटिंग के बाद ही संसद कफन लेकर पहुंच गए थे चुनाव आयोग के लिए, तो वो तो शुरू से ही कह रहे हैं ना कि ये यहाँ हमारे साथ बेईमानी हुई, वोटर को नहीं निकलने दिया गया, गुंडागर्दी कर दी पुलिस ने। देखिए, इसका मतलब एक तो यह है कि अखिलेश जी को पता ही था कि चुनाव नतीजा क्या होगा, और मैं आमतौर पर मानता हूं कि नेताओं को पता होता है कि ज़मीन पर उनकी क्या स्थिति है। ये इलेक्शन को 2 वजह से देखता हूं मैं। एक तो इस इलेक्शन में मिल्कीपुर में जीत जो है वो योगी की जीत है, मुख्यमंत्री योगी की जीत इस दृष्टि से कि उन्होंने इसको हेड ऑन लिया इलेक्शन को, और जिस दिन से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी थी तब से मिल्कीपुर का जब उपचुनाव की बात आई तो योगी ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली। मुख्यमंत्री को एक उपचुनाव की जिम्मेदारी का जोखिम नहीं लेना चाहिए था, और वो भी ऐसा जहां पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी हो और वही एमपी उस सिटिंग जगह का एमएलए रहा हो, लेकिन उन्होंने उसको लिया और लड़ाई लड़ी। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए कि कभी भी ये अयोध्या का चुनाव और मिल्कीपुर का चुनाव ये बताता है कि आप वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि ये कहाँ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने शायद अयोध्या में ऐसे ही समझा था, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद कि अयोध्या तो हम जीतेंगे ही, फैजाबाद सीट कहाँ जाने वाली है। हालांकि मुझे याद है कि कहानी कुर्सी में और जब चुनाव के प्रोग्राम करते थे तो हर्षवर्धन जी मेरे ख्याल से 10 बार ये बात का जिक्र किया कि पार्टी ने वहाँ सही कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन पार्टी को लगता था कि
ये जाएंगे जीत के कहाँ, जाएंगे कहाँ। और वही अभी मिल्कीपुर में अखिलेश जी ने सोचा कि अयोध्या नरेश उनके पास है, ट्रॉफी पार्लियामेंट की पहली सीट पर पड़ी हुई है, तो अब कहाँ जाएगा वोटर। तो वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और ये आरोप लगाना भी बंद कर दीजिए। जो अधिकारी मिल्कीपुर जिता सकते वो अधिकारियों ने अयोध्या फैजाबाद क्यों नहीं जिताया था? ठीक बात है। उन अधिकारियों ने वाराणसी का जो विनिंग मार्जिन था उसको 10 लाख क्यों नहीं करवा दिया? तो हर चुनाव जनता ही चुनाव लड़ती है, तो जनादेश को आराम से स्वीकार कीजिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने हारी है अपने कारणों से, क्योंकि अखिलेश जी ने भी सोचा और अवधेश प्रसाद जी ने भी सोचा कि इस जो 2 बड़ी घटनाएं वहां पर हुई थी, पहले वो अयोध्या में एक बलात्कार की घटना हुई थी जिस पर और मैं राम मंदिर को लेकर धर्म के आधार पर नहीं कहता, लेकिन जिस इलाके के आप सांसद हैं, यदि आप उस इलाके से कनेक्ट रखने की बजाय डिस्कनेक्ट होकर कि नहीं मुझे राम मंदिर नहीं जाना, मुझे राम मंदिर जाने नहीं जाने से कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जो लोग राम मंदिर नहीं गए हैं वो हिंदू नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो इस समय कम से कम 60 करोड़ लोग हिंदू नहीं है देश में। अभी 60 करोड़ लोग तो नहीं गए ना हिंदू, लेकिन आप उसके एमपी हैं, उस इलाके को नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको देखना, उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सब। तो टेकन फॉर ग्रांटेड जिस तरह से अखिलेश जी ने लिया है वो एक बड़ी वजह है, और योगी जी ने जिस तरह से उसको हेड ऑन लिया कि नहीं इस चुनाव को जीतना है किसी भी तरह से, जी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, वो भी एक बड़ी जीत है। और जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। चुनाव में तो चलता रहता है ना, अभी जैसे जिक्र हुआ कि 9 में से 7 सीटें तो आप हार ही गए थे, लेकिन आश्वस्त थे ना वो, अयोध्या नरेश हमारे साथ हैं तो शायद अपने बेटे को भी जितवाएंगे। एक और बात ये ध्यान, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 1993 और 2017 इसके अलावा कभी नहीं जीती है, लेकिन ये भी सच है कि ये सीट परंपरागत तौर पर एक भ्रम फैलाया गया कि भाजपा के खिलाफ समीकरण, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं ना कि पिछड़ी जाति का जो वोट है या जो अलग वोट है, यहां पर जो रिजर्व होने के पहले यहां या तो ब्राह्मण प्रत्याशी जीतता था या तो फिर यादव जीतता था। जब सुरक्षित हुई तब यहां पर पासवान प्रत्याशी जीते, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पासवान से ज्यादा वहां ब्राह्मण हैं, लगभग उसके आसपास यादव हैं, लगभग उससे नीचे आएंगे तो क्षत्रिय हैं, चौरसिया हैं। तो ये सारे वोट जब मिला के आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत वोट बैंक बनता है। और यहां यह भी मान लीजिए कि इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे यादव भी पासवान के साथ मिलकर वहां नहीं गए, और पासवान वोट टूटकर चंद्रभानु पासवान के साथ आया, क्योंकि गोरखनाथ का टिकट काटकर भाजपा ने वो जो पासवान और ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष था उसको भी दूर किया। ठीक है, और उस पर सब पर काम योगी आदित्यनाथ ने किया, और उसकी झलक विधानसभा के उपचुनावों में देखने को मिली। अब हिसाब बराबर की जो बात अखिलेश यादव भी बार बार अपने बयानों में कह रहे हैं, अमिताभ जी, क्या असल में हिसाब बराबर हो गया जिसकी शिकन अखिलेश यादव के माथे पर नजर आ रही है? देखिए क्या बैटल ऑफ प्रेस्टीज तो थी। देखिए एक बात तो जरूर है कि बाईपोल्स में जनरली इनकम्बेंट जो भी सरकार होती है उसको एक एज होता है। अब आप रिएक्शन देखिए अखिलेश यादव का, जैसे विजय सर कह रहे हैं कि भाई आप हारे हो चुनाव, तो आप उससे लेसन्स क्या ले रहे हो। आपने 2 बातें बोली, एक बोला कि भाई इलीगल तरीके से भाजपा जीत रही है या फिर इरेगुलरिटीज हो रही है यहाँ पर, तो फिर आप ब्लेम जो है वो शिफ्ट कर रहे हो दूसरे के ऊपर। दूसरा, जो आपने महाकुंभ का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, जब आपने इतनी सक्सेसफुली हिंदुत्व के पिच से डाइवर्ट कर दिया है चुनाव पीडीए को 2024 में एटलीस्ट, तो आप ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? आपको ये बयान देने की महाकुंभ और 144 साल में फिर से कभी ये चुनाव देखा नहीं गया, ये जो मैसेजिंग है ये गलत है, और ये कहीं ना कहीं हार से एक जो निराशा है उसको दर्शाती है। 2027 का चुनाव मैं अभी भी ओपन मानता हूँ, बाईपोल्स में जनरली बेनिफिट होता है इनकम्बेंट को, लेकिन जो पहले 5 और 5 था इन बाईपोल्स में, जहां तक मुझे याद है समाजवादी पार्टी 5-5, अब वो 8-2 हो गया है। और कहीं ना कहीं जो अयोध्या का रिजल्ट था फैजाबाद लोकसभा सीट का, वो एक एबेरेशन था। ये भी भारतीय जनता पार्टी इन 10 उपचुनावों में प्रूव करने में कामयाब रही है। अब देखना पड़ेगा कि 2027 का चुनाव जो है इससे आगे किस करवट जो ऊंट है वो बदलता है, और वोटर जो है वो किसको सपोर्ट करता है 2027। ठीक है, अपने पीडीए की बात तो अखिलेश यादव कह ही रहे हैं। हाँ, बस अधिकारियों को संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि जिन अधिकारियों ने चुनाव जिताया उन्हें तो देखा जाएगा, और उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी यही कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, विजय जी, अमिताभ जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।